नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले जो हम लोगों ने 2016 की परीक्षा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी, उसके व्याख्यात्मक हल को देखा था और आज हम लोग 2014, तो उसको मैं जो है एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने उसको 70 प्रश्नों को हल करने में मुझे लगता है कि 7 वीडियो मैंने बनाया, लगभग आधे घंटे की एक वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं कितने हम लोग अच्छे ढंग से उसको हल किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको फायदा मिलेगा। आज हम लोग 2014 की परीक्षा जो हुई थी और उसको बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है और आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, देखिए पहले प्रश्न में हमारे सामने प्रश्न पूछ क्या रहा है, कह रहा उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। ठीक, तो पहली बात तो देख रहे हैं कि शुरुआत ही आदिकाल के प्रश्न से हो रहा है, जिसमें विकल्प में आ रहा है, पहला विकल्प है कवि विद्याधर थे, शारंगधर थे, धनपाल थे या जिन दत्त शूरी थे। ठीक, तो आपको ध्यान होगा कि उपदेश रसायन रास, ठीक, सबसे पहले तो ये बताइए कि यह अभ्रंश से प्रभावित था कि नहीं। तो ये अभ्रंश से प्रभावित रचना थी। ठीक है, जैन ग्रंथ की रचना थी ये। ठीक है, जो जैन साहित्य में ये आती है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी का है ये। ठीक, तो उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी की है। अब देखिए आगे इसका रचनाकाल बता रहे हैं कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिन दत्त सूरी हैं। 12वीं सदी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन? उपदेश रसायन रास। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि तथा यह अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। देखिए मैं कहा था ना कि इसकी भाषा अभ्रंश है। देखिए यहाँ आ गया कि यह अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, एक तो ये जिनदत्त सूरी का हो गया। एक रचना आप देखे होंगे जिन धर्म सूरी है। जिन धर्म ऐसे मिलता जुलता नाम है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं जिन धर्म सूरी। तो जिन धर्म सूरी की कौन सी रचना है, आज हम लोग यही कंफर्म कर लेंगे कि जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास। मित्रों, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर कहीं दोनों विकल्प में रख दिया ना, जिनदत्त सूरी और जिन धर्म सूरी, तो बहुत से लोग धाराशाही होने वाले हैं युद्ध भूमि में। तो हम लोग आज यही ध्यान दे देंगे क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं। राज काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली राज को जाता है। ठीक है, राज काव्य परंपरा का जो प्रवर्तन का श्रेय है वो तो भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता सालभद्र सूरी को जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। तो हमें पता है कि सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति चंद्रगुप्त को ने माना। ठीक, कुछ अलग ऐसे तथ्यों को भी हम ध्यान में रखते चलेंगे। तो मित्रों, हम लोग का जो ये कंपटीशन है ना, ये महासागर है। जब चीजों को हम लोग इस तरह ध्यान में करेंगे तो थोड़ा आसान हो सकता है हम लोगों के लिए। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास काव्य है। उपदेश रसायन रास में कितने पद हैं? 80 पद हैं। ठीक, अब देखिए जैन साहित्य कौन से हैं और उनसे कवि और अन्य कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, जैन साहित्य के जो अन्य कवि हैं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले देखिए कवि विद्याधर हैं। विद्याधर का प्राकृत पेंगलम सूत्र। और इसकी एक विशेषता मैं आपको ये बता दूं कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये रचना तो विद्याधर की है। ठीक, लेकिन इसमें जो है आप देखेंगे कि विद्याधर के भी पद संकलित हैं। विद्याधर के, ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शुक्ल ने इसका जो वर्णन किया है कि विद्याधर का भी पद इसमें मिलता है, शारंगधर का भी पद मिलता है। ठीक,
और जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। जज्जल और बब्बर, ठीक, आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। तो अब देखिए आगे कह रहे हैं धनपाल, ठीक है, धनपाल को आप जानते होंगे, अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल, उनकी रचना भविष्य कहा, ठीक। सारंगधर का क्या है, सारंगधर पद्धति, आपको पता होगा कि ये आदिकाल का, ठीक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साबर मंत्र है, ठीक। और आपको पता होगा इनके विषय में, सारंगधर के विषय में आचार्य शुक्ल की स्पष्ट टिप्पणी है कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। सारंगधर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। नोट कर लीजिएगा, फंसेगा क्वेश्चन, अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, ठीक, ये महत्वपूर्ण है। और आप ये जानिए कि सारंगधर में साबर मंत्र भी और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं, ठीक। और सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है, कुछ लोग इसे आयुर्वेद ग्रंथ भी मानते हैं। लक्ष्मीधर का क्या है, प्राकृत पैंगलम है। लक्ष्मीधर का क्या बता रहे हैं, प्राकृत पैंगलम है। अब देखिए आगे, आगे प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनूदित रचना है। देखिए शानदार प्रश्न, भारतेंदु के नाटक से कब प्रश्न नहीं आया है, मतलब पिछले, इसके पहले के पेपर में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वहां भी प्रश्न मिले थे, ठीक, यहाँ भी प्रश्न मिले, तो मतलब भारतेंदु के नाटक हम लोग तैयार कर लिया जाए पूरा, मतलब आयोग यही कह रहा है, चाहे उच्चतर शिक्षा आयोग हो, चाहे जीडीसी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि भारतेंदु के नाटक को पढ़ के आइएगा मेरे पास, वही से मुंह उठा के मत आ जाइएगा, ठीक। देखिए मित्रों प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से। कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है, ठीक। हमें पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटक भी लिखे हैं, ठीक, और अनुदित नाटक भी लिखे हैं। कुल इनके नाटक हैं 17, बस इतना जानिए कि कुल 17 नाटक है, मौलिक अनुदित मिला के। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि अनुदित कौन सा है, तो देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये तो इनका पहला मौलिक नाटक है। चंद्रावली, विद्या सुंदर या अंधेर नगरी। तो मित्रों बहुत, मतलब अगर आप थोड़ी भी गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच लिए होंगे कि इसका उत्तर होगा विद्या सुंदर, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले अनुदित नाटक इनका ये 1868 ईस्वी में आया, ठीक। और संस्कृत के चौर पंचाशिका से ये अनुदित हुआ, ठीक। तो हम लोगों के लिए जो है बड़ा आसान हो गया ये प्रश्न। अब देखिए व्याख्या को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक विद्या सुंदर अनुदित नाटक है, ठीक। बहुमुखी प्रतिभा धनी कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। देखिए नवजागरण के अग्रदूत पूछ ले हमसे, हमसे यह पूछ ले कि आधुनिक हिंदी गद्य के पितामह कौन थे या आधुनिक गद्य के प्रवर्तक कौन थे, तो सारे जो उपनाम है इन्हीं से संबंधित है, तुरंत विकल्प में लगाइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त नाटकों की संख्या 17 मानी जाती है, जिनमें 7 मौलिक नाटक है, ठीक है, मौलिक इनके 8 हैं, ठीक, 8 है मौलिक, ठीक है, और 9 है इनके अनुदित, माने अनुदित की संख्या अधिक है, आप इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो बराबर 17 आ जाता है, ठीक। मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का स्पष्ट कथन है, मुझे याद आ रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में इनका संस्कार है और गद्य में इनका विचार है, ठीक। हाँ, कविता में इनके संस्कार हैं, गद्य में विचार, ऐसी मिलते जुलता कथन है, लेकिन ये जान लीजिए कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने का स्पष्ट कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र में, हरिश्चंद्र के विषय में, कविता में इनके संस्कार हैं तो गद्य में इनके विचार, ठीक। अब देखिए आई एकदम शानदार ढंग से इनके जो नाटक है, ठीक है, मूल नाटक कौन था जिससे अनुदित हुआ, इसको हम लोग आज ही तैयार कर लेते हैं, काम खत्म। कह रहे रत्नावली 1868 में, ठीक है, यह भी 1868 में था। ये रत्नावली नाटिका मूल नाटक जो है, ये रत्नावली नाटिका से अनुदित हुई, किस नाम से, रत्नावली नाम से। विद्या सुंदर संस्कृत के चौर पंचाशिका से अनुदित हुई,
ठीक है, विद्या सुंदर नाम से कब? 1868 ईस्वी में। माने 68 में 2 नाटक। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, 68 में 2 नाटक। एक कौन है? विद्या सुंदर है, महत्वपूर्ण है। ये पहले हम लिखेंगे कि विद्या सुंदर, उसके बाद रत्नावली। ठीक है, रत्नावली किससे? रत्नावली नाटिका से। विद्या सुंदर किससे? चौर पंचाशिका से। ठीक, क्लियर। 72 में एक नाटक है, कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय। ये मूल ग्रंथ था कृष्ण मिश्र का। ठीक है, कृष्ण मिश्र का। ठीक, तो प्रबोध चंद्रोदय के आधार पे इन्होंने बनाया क्या? पाखंड विडंबन। मित्रों, ऐसे भी प्रश्न बने हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि अमृत नाटक पाखंड विडंबन है, लेकिन आप मुझे बताइए वो कौन सा मूल नाटक था जिसके आधार पे इन्होंने इस अमृत नाटक की रचना की? तो मित्रों, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी, हम लोग तुरंत मारेंगे कि पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प से पाखंड, प से प्रबोध। ठीक, प से पाखंड, प से प्रबोध लगाइए, क्लियर। ठीक, मतलब ये 72 में था। धनंजय विजय की यदि बात करें तो 1873 ईस्वी में धनंजय विजय से ही ये था। ठीक, मुद्रा राक्षस हमें पता है, मुद्रा राक्षस के मूल नाटक था। किसका है मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त का है। तो मित्रों ये 1878 में। दुर्लभ बंधु 1880 में। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी से 75 में। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। किसका है? चंड कौशिक का था। भारत जननी, भारत माता से। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने, देखिए मुझे जहां तक लगता है, अगर आप ये शुरू के 3 तैयार कर लेते हैं। ठीक है, विद्या सुंदर कई बार पूछा प्रश्न है कि किससे अनुदित है, तो चौर पंचाशिका से। पाखंड विजम, प से पाखंड, क से प्रबोध। ठीक है, 72 में था ये। रत्नावली तैयार कर लीजिए। ठीक, और देखिए क्यों, और आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखते हैं कि और सारे में अगर हम सत्य हरिश्चंद्र को छोड़ दें तो सब मिलता जुलता बना देंगे। कर्पूर मंजरी का कर्पूर मंजरी से कर दिया, मुद्रा राक्षस का मुद्रा राक्षस से कर दिया, धनंजय विजय का धनंजय विनय से कर दिया, दुर्लभ बंधु तो आप बता लेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करते चलते हैं मित्रों। अगले प्रश्न पे आते हैं, शानदार प्रश्न और बड़ा बेहतरीन प्रश्न जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं। कह रहे हैं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? प्रश्न का डिमांड क्या है? हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 देने। ठीक, बताइए आप, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद। तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर हमसे पूछे केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, यदि मैं सही हूं तो इसका उत्तर होगा 1960। आगे देखते हैं क्या उत्तर है, 1960। तो आप इसको सचिवालय 60 से ध्यान रखिए कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद 60। ठीक, हाँ मित्रों सही है। कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? एकदम शानदार ढंग से देखते हैं और यही रट लेते हैं कि केंद्रीय 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 सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना 3 मई 1960 को नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, सचिवालय 1960 लगाइएगा तुरंत, सचिवालय 1960, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद। ठीक, दिल्ली में। इसके संस्थापक दूरदृष्टा हरिबाबू कंसल थे। कौन थे? श्री हरिबाबू कंसल थे। इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और संबद्ध कार्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, हिंदी को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना तथा उस दिशा में किए गए कार्यों को सहयोग देना था। ठीक, माने हिंदी का विकास कैसे हो, उसलिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना की गई। कब? केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, सचिवालय 60। ठीक, हरिबाबू थे, हरिबाबू कंसल, इतना बस ध्यान रख लीजिए और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हरिबाबू कंसल। ठीक, कि आगे रिपीट हो तो हम इस प्रश्न को सही कर लें। मित्रों अब आइए, आइए जो परंपरागत प्रश्न है, और देखिए मतलब कितना शानदार प्रश्न है। हमारे सामने प्रश्न आता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? हमसे पूछ कह रहे हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, बता दीजिए। आप आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने, अब हमसे बताइए कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसको इम्पोर्टेंट लिखिएगा आप। ये प्रश्न कई बार और कई परीक्षाओं में आए हैं, मतलब मैं इसको बता नहीं सकता कि अगर मैं इसको कह दूं कि 100 बार आ गए होंगे अब तक, अगर
पीएचडी की एग्जाम को ले लिया, नेट के एग्जाम को ले लिया जाए, सभी जो राज्य के परीक्षा होते हैं नौकरी वाले उसको ले लिया जाए तो 100 बार तो ही आ ही हो चुका होगा। कह रहे हैं अष्टछाप की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प 1865 में हुई, कि 1600 ईस्वी में हुई, कि 1570 ईस्वी में हुई, कि 1665 ईस्वी में हुई। तो मित्रों हमें पता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। किसने किया? तो बल्लभाचार्य के पुत्र थे कौन? गोसाई विट्ठलनाथ। वही विट्ठलनाथ जो श्रृंगार रस मंडल लिखते हैं। ठीक, श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार में आप देखिएगा वर्तनी के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो श्रृंगार हमेशा इस तरह लिखिएगा, श्रृंगार। ठीक, अब देखिए आप, तो 1565 के आसपास अपने पिता अपने पिता अपने पिता पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन? महाप्रभु बल्लभाचार्य के 4 तथा अपने 252 शिष्यों, यहाँ 84। ठीक है, अच्छा बल्लभाचार्य के 4, लेकिन जो 252 शिष्य थे उसमें से 4 प्रधान शिष्यों को लेकर संगीतज्ञों की एक टोली का निर्माण किया जो अष्टशका या अष्टछाप, मतलब एक नाम इसका हम लोग के सामने आ गया, अष्टशखा, ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों आप आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि अब बताइए कि बल्लभाचार्य जी के कौन से शिष्य हैं और बल्लभाचार्य जी के कौन से शिष्य हैं और विट्ठलनाथ जी के कौन से शिष्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, कभी कभी तो क्रम से लगाने को आ जाता है, तो मैं आपको सन भी यहीं क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो देखिए बल्लभाचार्य जी के कौन से शिष्य हैं 4। तो सबसे पहले देखिए एक आता है कि सबसे पहले वाले शिष्य कौन है, तो कुंभन दास। क्योंकि आप देखते हैं कि कुंभन दास का जन्म कब हुआ, यही मैं लिख देता हूँ छोटे छोटे में, तो 1468 ईस्वी में कुंभन दास पैदा हुए। ठीक है, माने क्रम में सबसे पहले ये आएंगे। ठीक, अगर काल क्रमानुसार आ गया तो सबसे पहले इनको लगाना, फिर सूरदास जी को। इनका जन्म तो आपको पता होगा 478 ईस्वी, 1478 ईस्वी। कृष्णदास, उसके बाद देखिए परमानंद दास हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऊपर नीचे हो गया। परमानंद दास जी का जन्म मुझे जहां तक याद है कि 1493 ईस्वी में हुआ। ठीक, 1493। और अंतिम में थे कृष्णदास, कब था उनका जन्म? 1496, 1496 ईस्वी। अब आइए, मतलब ये देखिए मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं यही कहूंगा इसको आप 3 बार 4 बार सुन लीजिएगा कि कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, कृष्णदास 1496, उससे पहले कौन है? परमानंद दास है 1493। अब देखिए गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ, ये तो बड़ा आसान है, मुझे तो बड़ा मजा आता है इस लिखने में। जहां देखता हूँ गोविंद स्वामी 1505, उसके बाद देखिए गोविंद स्वामी सबसे पहले है, फिर 10 बढ़ा दीजिए आप। ठीक, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 में 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, फिर 15 जोड़ दीजिए। हम्म, ठीक, तो 1530 ये थे, ये सबसे अंतिम में थे, इनका था 1533, 1533। तो उम्मीद करते हैं आपको तैयार हो गया होगा। पहले तो आप ये लिस्ट क्लियर कर लीजिए, बल्लभाचार्य के शिष्य कौन है और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है। तो कुंभन दास हमसे पूछ ले, हमसे सूरदास पूछ ले, हमसे परमानंद दास पूछ ले, हमसे कृष्णदास पूछ ले, तो हम शिष्य लगाएंगे बल्लभाचार्य का। देखिए विट्ठलनाथ, अच्छा देखिए इनके जो शिष्य हैं उनको नाम को देखिए थोड़ा यूनिक नाम है, जैसे ये लग रहा है कि पुराने नाम है दादा परदादा टाइप के। इनका देखिए गोविंद स्वामी, आज भी हम लोग को गोविंद स्वामी नाम के लोग मिलते हैं। छीत स्वामी, ठीक है, स्वामी स्वामी हो गए आपके विट्ठलनाथ के। ठीक, नंददास, नंददास का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ। ये भी चतुर्भुज दास, ये यूनिक नाम नहीं है, चतुर्भुज दास। तो विट्ठलनाथ, जिस तरह भी याद हो मित्रों याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, 1533 ईस्वी में चतुर्भुज दास की का जन्म हुआ। अब आइए शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न, क्या हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी की प्रथम, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं हमसे कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा का नाम बता दीजिए। ठीक, प्रश्न को आराम से पढ़ें। कह रहे हैं हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है या आत्मकथा है? ठीक, क्वेश्चन मार्क। मेरी जीवन यात्रा, कि मेरी आत्म कहानी, की आत्मकथा, की अर्ध कथा। ठीक है, यहाँ अर्ध कथानक होगा, मैं इसको बढ़ा दिया हूं अर्ध कथानक। ठीक, देखा जाए तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आयोग माना होगा, मुझे पता है अर्ध कथा है क्योंकि नजदीकी आंसर यही है। अब देखिए हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है, बहुत शानदार प्रश्न है। और
ये तो मतलब तैयार कर लीजिए आज ही, कई बार पूछ चुका है। कह रहा है हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा क्या है? अर्धकथा है। ठीक, कब था अर्धकथा? 1641 में था अर्धकथानक। और देखिए अर्धकथा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। ठीक, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में, ये ध्यान दीजिएगा, पद्य में है और ब्रज भाषा में है। कब है? 1641 में है। किसका है? बनारसी दास जैन का है। चतुर्वेदी मत मारिएगा, क्या मारेंगे? बनारसी दास जैन। ठीक, अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम अर्धकथा माना जाता है। माने इसको गौरव प्राप्त है। कौन सा गौरव? हमसे कुछ पूछ ले कोई कि हिंदी का प्रथम प्राचीनतम अर्धकथा कौन सा है? ठीक, तो हम क्या लगाएंगे? अर्धकथानक लगाएंगे। हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है? तो 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी का प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। ठीक, इसको याद करना। देखिए जो इनका है वो 300 वर्षों बाद है। ठीक है, 16 में से 300 जोड़ेंगे तो 1941 आएगा। ठीक, और आपको मैं कुछ और तथ्य बता दूं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक आत्मकथा था, कुछ बीती कुछ कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस नाम से था, भारतेंदु का था। ठीक है, ये अपूर्ण था। फिर एक है कि आप बीती, भाई परमानंद का था। और आप बीती जग बीती करके ऐसे नरदेव शास्त्री थे, नरदेव शास्त्री का था। ठीक, अब देखिए आगे दिए हुए हैं, बहुत व्याख्या करके कह रहे हैं मेरी आत्म कहानी किसका है? तो मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास का है। मेरी जीवन यात्रा, मित्रों आपको ध्यान होगा कि मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन जी का है, लेकिन उसके साथ साथ किसका और है? जानकी देवी बजाज का है। महिला आत्मकथा लेखिका थी जानकी देवी बजाज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जानकी देवी बजाज महिला में है। ठीक, आत्मकथा नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा 1947 में। ठीक, अब देखिए एक शानदार प्रश्न हम लोगों के सामने। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आराम से पढ़ेंगे और इसको जीवन में कभी ना गलत हो, यहीं पे याद कर लेंगे। कह रहे हैं क्या? प्रश्न बड़ा शानदार, हमसे पूछ रहे हैं कि विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ठीक, एक विखंडन समीक्षा प्रणाली है, उसके जन्मदाता कौन है, ये हमसे प्रश्न कह रहे हैं। पहले विकल्प में दे रहे हैं क्या कि रोनाल्ड बर्थ थे। ठीक, कि देरिदा थे, और स्पिन गार्न थे। ठीक है, रॉबर्ट पिन वारेन थे। ठीक, तो विखंडन समीक्षा प्रणाली, यही प्रश्न मैं ये कहूं कि टीजीटी 2021 में पूछा गया। किस कैसे पूछा गया? कहा गया वहां पे कि विखंडनवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, वही प्रश्न देखिए, मतलब ये 14 में आया, 15 में परीक्षा हुई, 21 में रिपीट हो गया। तो किस तरह प्रीवियस ईयर प्रश्न का महत्व हमारे जीवन में है, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में है, इस बात से आप नकार नहीं सकते। ठीक, और आप देखिए अगर आप यहाँ ये पेपर सॉल्व किए होते तो एक प्रश्न तो आपको ये उपहार मिल गया ना कि विखंडन समीक्षा प्रणाली के कौन है? जॉक देरिदा है। ठीक, चलिए आगे व्याख्या पढ़ते हैं कि विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता जॉक देरिदा माने जाते हैं। आगे यह बता रहे हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉक देरिदा की रचनाएं किस नाम से हैं? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, राइट एंड डिफरेंस, और कौन सी रचना है? दो रचनाएं का बता रहे हैं, कौन कौन सा? ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। ठीक, सातवां देखिए, अब देखिए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि तीन रचना ऐसी होगी जो महाभारत से संबद्ध होगी। ठीक, महाभारत से संबद्ध होगी। ठीक है, तो और एक ऐसी होगी जो महाभारत से संबद्ध नहीं होगी। तो पहला विकल्प है वन वैभव, वक संहार, शक्ति, सैरंध्री। ठीक, इसका सही उत्तर क्या है? शक्ति है। ठीक है, आइए व्याख्या को पढ़ते हैं मित्रों। कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। मैथिली, ये प्रश्न बहुत आता है कि कौन से कवि ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, या थोड़ा गलत लिखा है कौटुक
त्रिक लिखा है, लेकिन ये कौटुंबिक कवि मात्र है। तो मैथिली षणगुप्त ये उपनाम से प्रश्न आता है, इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि मैथिली षणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। शानदार प्रश्न। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा कि मैथिली षणगुप्त को, ठीक है, किसने दे दिया उपाधि, हमको बता दीजिए कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया। तो किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया मित्रों। ठीक है, उसके बाद देखिए, विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त जी इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। कौन सी श्रेणी, कह रहे हैं कि महाभारत के पात्रों प्रसंगों उपाख्यान पे आश्रित काव्य कौन कौन से हैं इनके। कह रहे हैं जयद्रथ वध, ये भी महाभारत से, वन वैभव महाभारत से है, वक संहार महाभारत से, सैरेंद्री, हिडिंबा, जय भारत। ठीक है, और शक्ति जो इनका काव्य है वो दुर्गा माँ के शौर्य तथा देव दानव संग्राम वर्णित खंड काव्य है। माने शक्ति जो है खंड काव्य है। देखिए, लेकिन जो इनका महाभारत से संबंधित है कौन, ये भी देखिए, ये भी पूछा है खंड काव्य। कभी कभी इनसे ये प्रश्न बनता है कि इनके कौन खंड काव्य हैं, कौन प्रबंध काव्य हैं। प्रश्न बनता है कि कौन से खंड काव्य। ये जयद्रथ वध तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे प्रश्न आते हैं, आगे प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न हमारे सामने अलंकार से प्रश्न है। हमारे सामने प्रश्न है क्या, हमसे पूछ रहे हैं, बहुत आसानी से पूछ ले रहे हैं, इतना आसानी से पूछा नहीं जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि दुल्हन अंगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, कह रहे हैं दुल्हन दुल्हन अगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं कि वक्रोक्ति अलंकार है, कि रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति का ये भेद है कि श्लेष अलंकार है कि दृष्टांत अलंकार है। तो मित्रों इसमें क्या है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ते। कह रहे हैं जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध हो। ठीक, केवल उपमान का वर्णन किया जाए और उपमेय का बोध हो, वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या बता रहे हैं कि जहां पर वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आश्रय से श्लेष या काकु उक्ति से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, और इसीलिए इसके दो भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति होता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है। माने वक्ता कह कुछ और रहा है, लेकिन कभी कभी अब जानबूझ के या जो अभिप्रेत आशय देता है वक्ता, उससे अलग अर्थ आप ग्रहण करते हैं, तो वो वक्रोक्ति होता है। ठीक, कह रहे हैं यथा, जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित उचित तप मह कहबोगु, ये रामचरितमानस की पंक्ति है, नोट करिएगा। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, मुझे जहां तक याद आ रहा है व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक, यदि गलत होगा मैं कमेंट कर दूंगा, लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें, मुझे जहां तक याद है। कह रहे हैं कि श्लेष अलंकार, कह रहे हैं श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। ठीक, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। श्लेष मतलब क्या होता है, चिपकना। एक शब्द है उसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो वो श्लेष अलंकार हो गया। अब देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ देखिए पानी के 3 अर्थ लिए गए। मोती के लिए तो चमक, मानुष मनुष्य के लिए क्या है, उसका इज्जत आबरू, चूने के लिए पानी। ठीक है, चूने के लिए पानी। तो पानी के 3 अर्थ, माने पानी के 3 अर्थ, तो इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, शानदार प्रश्न, दृष्टांत अलंकार। कह रहे हैं कि जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का यहाँ बिंब या प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए। ये प्रश्न पूछा है कि परिभाषा से, देखिए एक तो उदाहरण से प्रश्न बनता है, एक परिभाषा से कि जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो दृष्टांत अलंकार उदाहरण कह रहे हैं कि सट सुधर ही सत सगति पाई, पारस परसी कुघात सुहाई। अब आइए, ये लिपि वाला, ये तो वायरल क्वेश्चन, पेपर आउट क्वेश्चन है। ठीक, कि लिपियों का विकास क्रम, भाषा विज्ञान से संबंधित है टॉपिक, लेकिन मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, सही कह रहा हूँ, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर ऊपर में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वायरल और पेपर आउट क्वेश्चन जिसको कहा जाता है वो है। क्या कह रहे हैं, लिपियों का सही विकास क्रम है। हमारे सामने पहला विकल्प दे रहे हैं कि सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, कि चित्र लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है,
चारों विकल्प को पहले हम लोग पढ़ना सीखे। फिर दूसरे विकल्प में कह रहे हैं प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, भाव मूलक लिपि। तीसरे विकल्प में कह रहे हैं चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि की ध्वनि मूलक लिपि। मित्रों अंतिम विकल्प में कह रहे हैं कि भाव मूलक लिपि, चित्र लिपि की सूत्र लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि। देखिए एक बात आप स्पष्ट जानिए, एक बात क्या आप स्पष्ट जानेंगे, बता दूं कौन सा बात आपको स्पष्ट जानना है, ये जानना है कि जो ध्वनि वाली लिपि है उसका विकास सबसे अंतिम में होगा। ठीक है, ध्वनि वाले ध्वनि जो वाली जो लिपि है, ठीक, इसका विकास सबसे अंतिम में होगा। ध्वनि मूलक जो लिपि थी इसका विकास सबसे अंतिम में होगा। ठीक, तो हम लोग पहले ढूंढा जाए कि किस विकल्प में सबसे अंतिम में यह दिया गया है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दो विकल्प में दिया गया है, एक तो सी में है और एक ए में है। तो दो विकल्प हमारे सामने कट गए, इसको हम लोग हटा देंगे, निगेटिव है इसको फेंकिए उठा के। ठीक, फेंक दिए। ठीक है, अब आ गई फिर मैदान में आइए। कह रहे हैं कि सूत्र लिपि के बाद प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि नहीं। देखिए गलत हो जा रहा है, पहले तो चित्र लिपि आई, चित्र के बाद सूत्र आई, सूत्र के बाद प्रतीक बने, प्रतीक के बाद आपके भाव का, ठीक है, भाव मूलक लिपि आई और भाव मूलक लिपि के बाद ध्वनि लिपि है। देखिए सबसे पहला और अंतिम में ध्यान रखिए, तब भी आप युद्ध भूमि में जीत सकते हैं। सबसे पहला देखिए क्या था, सबसे पहला चित्र था, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फंसेगा क्वेश्चन। चित्र लिपि पहले पे, ठीक, और अंतिम में हमें क्या रखना है, ध्वनि लिपि। ठीक है, अगर हमको पहला अंतिम याद हो तब भी हम इसको सही कर लेते, क्या कि ये विकल्प तो हमारे सामने सी विकल्प सही हो गया। क्या सही हो गया कि चित्र लिपि, उसके बाद सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि लिपि। एक प्रश्न आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में सही कर लिए। ठीक, अब आइए हम व्याख्या को पढ़ते हैं एकदम शानदार ढंग से। क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, उसको सुना जाए ध्यान से। ठीक, तो आइए मित्रों, कह रहे हैं कि चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, ठीक है, ये तो इसका विकास क्रम। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है, कह रहे हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लिपि की परिभाषा हमसे बता रहे हैं क्या कि जो लिखित भाषा में मूल ध्वनि चिन्ह मान लिए गए हैं। तो सही बात है, जो लिखित भाषा हमने मूल ध्वनि चिन्ह मान लिए, जैसे मैंने क को मान लिया, जैसे मैंने ख को मान लिया, तो ये तो क्या है, ये वर्ण कहलाते हैं। लेकिन पर जिस रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन ये जिस इसका जो रूप मित्रों देख रहे हैं ना आप, क का ये जो रूप है यही लिपि है मित्रों, यही लिपि है। हाँ, और कुछ लिपि नहीं, यही है। ठीक है, अब देखिए आगे अक्षरात्मक लिपि। क्या कह रहे हैं यहाँ, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। जो भारत की सभी लिपियां क्या है, अक्षरात्मक है। वर्णात्मक लिपि क्या होता है, रोमन लिपि वर्णात्मक है। ठीक है, भारत में प्राचीन समय में तीन लिपियां थी, कौन, सिंधु घाटी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, ठीक, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि थी। अब देखिए ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम कैसे है, तो ब्राह्मी लिपि, ठीक, माने नागरी से कुटिल बना, कुटिल से गुप्त, गुप्त से ब्राह्मी। ठीक है, ऐसे विकास क्रम आप देखिए, नागरी से कुटिल। ये प्रश्न 2016 के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में मित्रों मिला था, ये विकास क्रम ही पूछे थे उसमें। तो उसमें शारदा लिपि थी, वो नहीं थी, ऐसे विकल्प में सही हुआ था। तो ये देखिए नागरी और कुटिल, गुप्त, ब्राह्मी। ठीक है, क्या है, याद करेंगे, नागरी से बना कुटिल, नागरी से क्या बना, कुटिल, और क्या है, नहीं शारदा तो है, उसके विकास क्रम में शारदा है, माफ करिए शारदा है, उसमें विकल्प में था हम लोगों के खरोष्ठी, तो खरोष्ठी नहीं था। ये देवनागरी के पूर्ववर्ती। देखिए मित्रों नागरी, ठीक, तो ऐसे देखिए ये ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से बना गुप्त लिपि, ठीक, गुप्त लिपि से कुटिल, कुटिल के हुए दो भाग, कौन कौन, एक तो नागरी और शारदा, नागरी और शारदा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे कि ब्राह्मी, ब्राह्मी से गुप्त, गुप्त से कुटिल, कुटिल के दो भाग, नागरी और शारदा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एकदम शानदार, पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ, बस यहीं तक इनको कहना था और कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, बड़ा शानदार प्रश्न है, और हमारे हम सबके जो है आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से प्रश्न है, उत्तर मैंने बता दिया क्या। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि खुसरो का जो लक्ष्य था, खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था, ठीक है,
पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह युक्ति किसकी है। देखिए आचार्य शुक्ल की पुस्तक की एक विशेषता है ना कि जरूरी नहीं कि जब वो खुसरो की चर्चा करते हैं मित्रों तो वो खुसरो की ही बात करें, वो कबीर की भी बात कर देते हैं। वो जब नामदेव की चर्चा करते हैं तो वो ज्ञानदेव की भी बात कर देते हैं, वो कबीर की भी बात कर देते हैं। तो ये जो है बहुत क्वालिटी है आचार्य शुक्ल में, और उनकी पुस्तक को आप कितनी भी बार पढ़े ना, अगर आप दावा कर रहे हैं ना तो आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए पहला विकल्प क्या है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मतलब ये पुस्तक आपको याद नहीं हो सकती। रामचंद्र शुक्ल, आप समझ विकसित कर सकते हैं, हर बार पढ़ेंगे हर बार कुछ नया, और मतलब नतमस्तक हो जाएंगे। आपको अगर प्रेम हो गया ना इस पुस्तक से, मतलब अलग टाइप की श्रद्धा निकलती है इनके प्रति। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है क्या कि आदरणीय रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। क्या थे, कबीर धर्मोपदेशक थे। यह कथन किसका है, तो यह कथन आदरणीय रामचंद्र शुक्ल का है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए कथन से संबंधित की राम कुमार वर्मा ने क्या, जो मतलब इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते थे कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं पाता था। बाप रे बाप, कितनी सही और शानदार बात। मतलब सीधी भाषा में ऐसा चोट कर देते थे कि चोट खाने वाला क्या करता था, धूल झाड़ते, ठीक है, चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पा सकता। रामचंद्र शुक्ल कबीर को कहते हैं कि कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए। ठीक है, कबीर को कहते हैं कि कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए। ठीक है, वहीं राम हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को एक युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। मित्रों, दोनों लोग एक दूसरे के विरोध में हैं, ठीक है, इसलिए दोनों लोग बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक। राम कुमार वर्मा का क्या कथन है, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा की कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दिए। क्या बात है, कबीर ने क्या किया, रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना, माने जो कबीर के रहस्यवाद में है, ठीक है, कबीर के रहस्यवाद में अद्वैतवाद भी है और सूफी मत भी है। ठीक है, आपको पता होगा कि सब अहिंसा का तत्व कहाँ से लिया कबीर ने, तो वैष्णव से लिया। प्रेम तत्व कहाँ से लिया, सूफी से लिया। ठीक, तो अद्वैतवाद और सूफी मत का जो गंगा यमुना एक साथ बहाते हैं राम कुमार वर्मा अपने कथन में कबीर के लिए, और कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद का और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी है। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।